तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी का 2026 के एग्जाम की जो तैयारी है और बेहतर तरीके से चल रहा होगा। और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके समक्ष लाए हैं सभी चैप्टर का जो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप जो है कम समय में जो अपनी एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपका जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है समक्ष आ जाएगा, ताकि जितने आप जो है और बेहतर तरीके से जो है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम हिंदी का भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इन सभी को करवाने वाले हैं। तो इसलिए जो है हमारे चैनल GSSB S24 जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन का जो हमारा क्लास है सॉलिड स्टेट, उन सॉलिड स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन जो बच गया है उन सभी को हम लोग अगले वीडियो में जो है पूरे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो है क्लास 12 का जो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें जो है बोर्ड 2026 के एग्जाम में यही आएगा। याद रखिएगा कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सारा जो है बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछेगा यही क्वेश्चन पूछेगा। जितना भी इंपॉर्टेंट करवा दे रहे हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए। एक साल भर यानी आप जो है जितने भी वीडियो है उन सभी को देख लीजिए। आपको अगर इससे नहीं फायदा होगा, अगर आपको इससे नहीं फायदा होगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है हमारा जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप सब पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक इनको जो है याद करते रहिएगा, ताकि जो भी एग्जाम आपका जो करीब है, बस 2 मंथ बचा हुआ है, ताकि 2 मंथ में आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 है जो सॉलिड स्टेट का जो है वो चैप्टर नंबर है, उसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था। आखिर ठोस यानी ठोस के बारे में भी पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भी दिया कि ठोस क्या होता है, कि जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। उसके बाद कि ठोसों को का भी वर्गीकरण किया गया है, तो उसी को हम लोग देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे समक्ष जो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन सभी को क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, ताकि जितने भी आने वाला जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को आप क्या कर बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस। आखिर क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस याद रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण क्या होता है, निश्चित क्रम में दीर्घक्रम परासी रूप में होते हैं, या जिसमें अवयवी कण जो होता है यानी दीर्घक्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, वो हमारा कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। यानी क्रिस्टलीय सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जब सॉलिड है तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। जबकि पहला हमारा आता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, और एक आता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, और एक जो है हमारा आता है वो क्रिस्टलीय। और एक आ जाता है हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, तो इन दोनों को याद रखिएगा कि ये जो है दो भागों में बांटा गया है, लेकिन इन दोनों भागों को जो बांटा गया है वो किस आधार पे? तो याद रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण क्या होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं दीर्घक्रम परासी रूप में। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोस और एक बांटा गया है अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इसमें लंबी लाइन है, यानी जो है द्विक्रम परासी रूप में व्यवस्थित है तो क्रिस्टलीय, जबकि कुछ ऐसे कण जो है यानी जिसमें ऐसे ठोस है जिसमें अवयवी कण जो है कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। लेकिन इसका जो है अगर समझिए कि इसका अगर बना दे इसका, तो इसका जो है श्रृंखला जो एक लंबी श्रृंखला नहीं बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अवयवी कणों की व्यवस्था जो है एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस में रखा जाता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो है कि जान लेना जरूरी है कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए याद रखिएगा कि इस नंबर पर जो है वो एसएमएस कीजिएगा 78568937 और 55। इस पर जो है आप जो है मैसेज कीजिएगा, आप सभी का जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें जो है वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से, इसका याद रखिएगा नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से दीर्घक्रम परासी लॉन्ग रेंज ऑर्डर रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके आकार एवं आयतन क्या होते हैं निश्चित होते हैं, हमारा जो है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है कि हर एक साल जो है इनके एग्जाम्पल से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 नंबर तो आप जो फिक्स है जो आता ही आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको क्वार्ट्ज से बोलते हैं, क्वार्ट्ज याद रखिएगा। अगर क्वार्ट्ज ग्लास बोलेगा तो याद रखिएगा अक्रिस्टलीय में चला जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर यहाँ ऑप्शन नहीं रहता SiO2, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बर्फ कई बार पूछा गया है, हीरा पूछा गया है, ग्रेफाइट पूछा गया, NaCl, कॉपर सल्फेट भी याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। उसके बाद अधिकांश जितने भी धातुएं हैं वो सभी आ जाएंगे इसमें हमारे जो है क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस तो याद रखिएगा जस्ट उसका क्रिस्टलीय का उल्टा हो जाएगा। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है लघु क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके आकार और आयतन निश्चित सुस्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जो है 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है जो है कि अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं लघु क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, यानी एमरफस सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हमारा सॉलिड जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड। और याद रखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कण दीर्घक्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है लघु क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो याद रखिएगा रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, कांच, पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो है पीवीसी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है टेफ्लॉन, सेलोफेन, फाइबर ग्लास, ये सब जो है एग्जांपल जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस सॉलिड का, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, तो उन जो वो डिफिनेशन हमने पढ़ा वो डिफिनेशन उनके गुण से जो है अंतर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा पहला जो है कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण दीर्घक्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो हो जाएगा वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं लघु क्रम परासी रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा जो है इनका गुण जो है इनके आकार
एवं आयतन जो है वो निश्चित होते हैं, आकार और आयतन जो है इनके निश्चित होते हैं, ठीक है, शेप और वॉल्यूम। उसके बाद इनके जो है जबकि अक्रिस्टल या ठोस का एमरफस सॉलिड का हो जाएगा कि इनके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं। तीसरा जो है कि इसमें विदलन गुण, ठीक है। अब विदलन गुण क्या होता है, तो विदलन गुण ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी धारदार औजार से जब हम क्या करते हैं, किसी धातु को काटते हैं तो उसका अगर सतह जो है चिकना और समतल, यानी जब किसी ठोस को हम काटेंगे तो उसका सतह अगर चिकना और समतल होता है तो उसे हम बोलते हैं विदलन गुण, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण पाया जाता है, धारदार औजार से काटने पर जो है इसका सतह चिकना और समतल होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो है इसका जो धारदार औजार से काटने पर जो है इसका सतह चिकना और समतल नहीं होता है। जैसे रबर में ऐसे देखने को लगता है कि एकदम चिकना है, लेकिन जब उस पर स्पर्श कीजिएगा तो जरूर उसमें जो है थोड़ा खुरदरा सा महसूस होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है कि याद रखिए एमरफस सॉलिड में जो है इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इनके जो है भौतिक गुण विषम दैशिक होते हैं। भौतिक गुण, अब हम लोग क्या करें, विषम दैशिक क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल कहें कि NaCl का एक क्रिस्टल बनाते हैं, NaCl का एक क्रिस्टल बनाते हैं, NaCl 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 Cl NaCl Na, ये हमारा एक सपोज कीजिएगा, ये हमारा जो है NaCl का एक जो है छोटा सा क्रिस्टल है, इसमें विषम दैशिक, यानी विषम दैशिक में याद रखिएगा कि इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगा वो भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होगा, तो उसे हम बोलते हैं विषम दैशिक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे अगर इसका डायरेक्शन अगर हम लेते हैं कि एक डायरेक्शन हमारा अगर ये हो जाए, अगर जो है इधर से अगर इधर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन लगातार आ रहा है, इधर सोडियम 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 आ रहा है। लेकिन अगर इसी का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, अगर डायरेक्शन इस प्रकार से ले ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का व्यवस्था, यानी अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्लोरीन जो है समान मिल रहा है, क्लोरीन ही मिल रहा है, बीच में सोडियम नहीं मिल रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पहले क्लोरीन सोडियम क्लोरीन इस तरह की व्यवस्था मिल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग दिशाओं में क्या है, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसे ही हम बोलते हैं विषमदैशिक, ठीक है। और इसका जस्ट हो जाएगा उल्टा, याद रखिएगा समदैशिक की यहाँ पे कि इनके गुण जो है वो समदैशिक होते हैं, ठीक है, समदैशिक, यानी अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके अवयवी कणों की व्यवस्था अगर समान रहता है तो समदैशिक कहलाते हैं, और यह गुण जो है वो समदैशिकता कहलाता है। जबकि अगर भिन्न भिन्न रहेगा अवयवी कणों की व्यवस्था तो याद रखिएगा विषमदैशिक, और यह गुण जो है विषमदैशिकता कहलाता है। उसके बाद जो है हमारा जो पांचवा जो है, इसके गलनांक एवं क्वथनांक जो है सुस्पष्ट होते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक जो है इनका जो है सुस्पष्ट होता है कि स्पष्ट रूप से जो है ये जो है इनका जो है कितना ताप पर वो गलेगा उबलेगा, ठीक है, ये सब जो है आप सभी को पता, यानी इसका फिक्स रहता है, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद जो है इनके गलनांक, जबकि एमरफस सॉलिड का जो है गलनांक एवं क्वथनांक जो है सुस्पष्ट नहीं होता है। उसके बाद जो छठा जो है कि क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग क्या करें, वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कह सकते हैं, और इसे ही याद रखिएगा कि रवेदार ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमारा जो एमरफस सॉलिड है उसको बोलते हैं आवासीय ठोस या असत्य ठोस, इसको बोलते हैं वे रवेदार ठोस, ठीक है। उसी में अब एग्जाम्पल जो है आठवां जो है बना सकते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में जो आ जाएगा हीरा हीरा, ग्रेफाइट ग्रेफाइट और NaCl, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा रबर रबर, प्लास्टिक प्लास्टिक, उसके बाद आ जाएगा कांच। तो इसको याद रखिएगा। अब जब एग्जाम्पल में इसलिए हम यहाँ 8 कम से कम ज्यादा कर दिए हैं ताकि अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर से जरूर 5 को जो है जरूर लिख पाए, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है
कि कहता है अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड यानी सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक साल जो है इसका नाम बदल के भी पूछ देता है कि पहले कभी पूछ देता है सह संयोजक ठोस, कभी पूछ देता है नेटवर्क ठोस। तो याद रखिएगा नेटवर्क ठोस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर का। तो नेटवर्क ठोस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनको नेटवर्क ठोस के बारे में जानने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये ठोस आखिर जो है ये किस प्रकार का ठोस है, या मतलब जो है क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आता है, तो इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, इसको जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, 4 भागों में जो है पहला जो है आता है वो सह संयोजक ठोस, या इसको बोल सकते हैं आयनिक ठोस। इसका जो है ये पहला जो हो जाएगा हमारा आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड। उसके बाद दूसरा का जो है वो बांटा गया है सह संयोजक और को यानी जो है नेटवर्क ठोस यानी इसका इंग्लिश होता है, याद रखिएगा, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद जो है तीसरा का जो भाग में बांटा गया है वो बांटा गया है मेटालिक सॉलिड यानी मेटालिक सॉलिड कहे तो धात्विक ठोस। और जो चौथा जो है बांटा गया है वो बांटा गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसको 4 भागों में बांटा किस आधार पे गया है, तो याद रखिएगा कि ये जो ठोस है, ठोस में अवयवी कण एक दूसरे जो है आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं आकर्षण बलों में जो है कि अवयवी कणों जो है यानी उसके अंतर्गत किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है या किस बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, किस कारण से जुड़ा हुआ है, इन यानी कहे तो धात्विक बंधनों के आधार पे जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है। यानी ठोसों के जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है यानी जुड़ने का प्रकृति जो है या बंधन की जो प्रकृति है उनके आधार पर जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है। और उन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है कि सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होता क्या है। तो यहाँ पे वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण जो है अवयवी कण में अणु परमाणु या आयन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जिसमें जो है अवयवी कण जो है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जो है सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक आबंध या नेटवर्क आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण जो है वो एक दूसरे से सह संयोजक आबंध या नेटवर्क आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो हमारा कहलाता है, याद रखिएगा, नेटवर्क सॉलिड या सह संयोजक ठोस। उसके बाद जो है इनका एग्जांपल याद रखिएगा कि NaCl जो है ये NaCl हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है CuSO4 CSCl और ZNS। ठीक है, ये सब जो है इनका जो है एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल। ठीक है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर एक साल जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल याद रखिएगा कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर एक जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे ही हम बोलते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका या इकाई सेल। चलिए तो इसको फिर से एक बार समझते हैं कि अगर ये हम एक क्रिस्टल जालक बनाते हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक, ये हमारा एक सपोज करिएगा ये एक क्रिस्टल जालक बन रहा है।
तो इस क्रिस्टल, ये हमारा पहले तो एक क्यूब बन गया। क्यूब में इसको ध्यान रखिएगा कि इसको हम एक जो संपूर्ण क्रिस्टल का जो बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ दीजिए, इसको यहां से जोड़ दीजिए, उसके बाद जो है इस तरह से एक हमारा जो क्रिस्टल बन जाएगा। ये हमारा चलिए अब देखिए ये हमारा एक जो है छोटा सा एक क्रिस्टल बना। ये जो है थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर बन जाएगा, ठीक है। इसको जो है बनाने का टेक्निक भी आप सभी को बतला देंगे। तो फिलहाल के लिए ये अब समझिए कि ये हमारा एक जो है एक जो क्रिस्टल जालक है। अब क्रिस्टल जालक है, इसमें जो है कि छोटे छोटे, या आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है छोटे छोटे जो है वो 4 क्यूब जो है, यानी 4 कहें तो 4 दूना 8 जो है क्यूब मिलकर बना है, ठीक है। 8 को क्यूब मिलकर ये क्या है, ये बना हुआ 8 क्यूब। ये हो गया एक पीछे का और एक, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक हमारा ये क्यूब हो गया 1 2 3 और 4, ये जो है 4 क्यूब मिलकर बना है, ये 4 क्यूब। तो याद रखिएगा कि ये जब क्यूब क्या करता है, एक जो एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल जालक में अगर एक जो है एक क्यूब को बाहर निकाल लिया जाए और फिर उसको जो है यानी इस तरह से जुड़ा हुआ है, अगर इसको फिर क्या कर सकते हैं कि इसको पलट करके, ठीक है, इसको यानी विभिन्न दिशाओं में घुमा करके और फिर इसको यहाँ पे जो सेट कर देते हैं, तो क्या क्रिस्टल जालक जो है परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, क्योंकि क्यों तो चारों तरफ से समान रहता है। तो याद रखिएगा कि जब क्या करेंगे एक क्यू निकालेंगे, उसके बाद जो है इसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करके इसमें फिर यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो क्रिस्टल जालक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर एक क्यू है उसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर जो है यहाँ पे फिर इसको फिक्स करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम इनका डिफिनेशन देखते हैं कि सबसे पहले है क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, ठीक है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसे चारों ओर पुनरावृत्ति करने पर एक जो है संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। एक कोशिका या इकाई सेल, ठीक है। अभी हमने जस्ट बतलाया कि इसमें जो है कि आप जो है एक क्यूब को निकालिए, ठीक है, और उसके बाद विभिन्न दिशाओं में इसको घुमा करके फिर यहाँ पे धरिए, तो क्या ये संपूर्ण क्रिस्टल ही न रहेगा, इसमें कोई परिवर्तित होगा नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर एक जो है संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो सरल घनीय इकाई सेल। याद रखिएगा कि एकक कोशिका जो है, इकाई सेल जो है, इकाई सेल को जो है अवयवी कण की जो यानी इसके जो कोनों पर या अवयवी कणों की जो व्यवस्था है या अवयवी कणों की जो स्थान है, उसके आधार पर जो है इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सरल घनीय इकाई सेल, एक जो बांटा गया है वो सरल 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 घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल, और दूसरा जो बांटा गया है केंद्रित घनीय इकाई सेल, केंद्रित घनीय इकाई सेल, केंद्रित घनीय इकाई सेल, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है कि ये जो केंद्रित इकाई सेल है इसको तीन भागों में बांटा गया है
क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये हम जान लेना जरूरी है कि आखिर सरल घनीय इकाईशील होता क्या है। तो आइए हम पहले इनके प्रकार को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पर जाकर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है केंद्रित घनीय इकाईशील को जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है फलक केंद्रित इकाईशील, फलक केंद्रित इकाई से, फलक केंद्रित इकाई से। दूसरा जो बांटा गया है वो पिंड केंद्रित इकाई से, पिंड केंद्रित इकाई सेल। और जो है तीसरा जो बांटा गया है वो अंतः केंद्रित इकाई से, अंतः केंद्रित, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल। इसको याद रखिएगा, इसका मतलब एंड, ठीक है, यानी खत्म, यानी एंड होता है, ठीक है, एंड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद जो है सरल घनीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी याद रखिए एसएससी। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, याद रखिएगा कि एफसीसी। इसको बोलते हैं पिंड है तो बॉडी सेंटर्ड बीसीसी। और इसको बोलते हैं याद रखिएगा कि ईसीसी, ठीक है, या ईसीसी, ठीक है, यानी अंतः एंड। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सरल घनीय इकाई सेल होता क्या है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इकाई सेल की चर्चा हो रहा है, ठीक है, यानी एक क्यूब की चर्चा हो रहा है, तो उसी क्यूब के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो याद रखिएगा, ये अगर हमारा एक छोटा सा क्या है, एक क्यू है, ये हमारा एक छोटा सा क्यू, तो इस क्यू में याद रखिएगा कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अगर अवयवी कण केवल अगर कोना पर रहता है, अब यहाँ पे जो अगर कण है अगर केवल कोना पर रहता है तो इसको हम बोलते हैं सरल घनीय इकाई से, ठीक है, सरल घनीय इकाई से। यानी अभी जस्ट याद हो जाएगा, याद रखिए इसको, यूनिट सेल का पूरा जो है आपको अभी याद हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा कि यूनिट सेल क्या है, तो क्रिस्टल जाला का वह सबसे छोटा भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, तो उसे हम एकक कोशिका कहते हैं या सरल इकाई सेल कहते हैं। अब सरल घनीय इकाई सेल में याद रखिएगा कि वैसे इकाई सेल का टाइप है, तो वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण जो है केवल कोना पर उपस्थित रहता है, तो उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा कि सरल घनीय इकाई सेल, ठीक है, जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोना पर रहेगा, सरल घनीय इकाई सेल, ठीक है। जबकि केंद्रित घनीय इकाई सेल में याद रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण कोना के अतिरिक्त किसी न किसी केंद्र पर भी उपस्थित रहता है, तब उसको बोलते हैं केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब जो है कि यहाँ पे फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एक हमारा जो क्यू आ गया, ये हमारा एक छोटा सा क्यू में, इसको अलग पेज में, ये जो है हमारा एक छोटा सा जो एक क्यू है, इस क्यू को ध्यान में रखिएगा कि हमने पहला जो पढ़ा कि अवयवी कण याद रखिएगा कि केवल कोना पर रहता है, तो उसे हम बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल। लेकिन इस कोना के अतिरिक्त अगर किसी न किसी अगर केंद्र पर रहे, किसी न किसी अगर, ये क्या हो गया, चलो, तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर अवयवी कण जो है केवल अगर कोना पर रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा कि ये जो है सरल घनीय इकाई सेल। अगर ये कोना के अतिरिक्त किसी न किसी केंद्र पर रहेगा, तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या, फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है, फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो फलक केंद्रित, नाम से ही पता, फलक, ये क्या हो गया, चलो नाम से ही पता चलता है कि फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी
फलक के केंद्र पर उपस्थित भी हो, ठीक है, कोना के अतिरिक्त। तो याद रखिएगा कि फलक केंद्रित इकाई सेल वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोना के अतिरिक्त जो है फलक के केंद्र पर, ठीक है, फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होता है। तो फलक कितना होता है, तो याद रखिएगा कि फलकों की अगर घन में अगर फलक की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा एक ऊपर होता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक बायां और एक जो हो यानी एक दायां हो जाएगा, एक बायां, एक हो जाएगा पीछे और एक हो जाएगा आगे, यानी टोटल कितने फलकों की संख्या, तो 6। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई से। अब दूसरा, अगर एक छोटा सा क्यू रहे, अगर इसमें अवयवी कण जो है केवल कोना के अतिरिक्त, ये कोना पर तो है, ये कोना पर है, ये 4 के कोना पर तो है, तो याद रखिएगा कि कोना के अतिरिक्त नाम से क्या पता चलता है, यह पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल याद रखिएगा कि जिसमें अवयवी कण क्या होगा कि पिंड के केंद्र पर उपस्थित होता है, कोना के अतिरिक्त, या कोना पर भी उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो कोना के अतिरिक्त अगर पिंड के केंद्र में रहेगा तो इसको याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। जबकि एक हमारा जो आता है वो क्या आता है, तो अंत्य केंद्रित इकाई सेल, तो उसमें याद रखें कि वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण क्या होता है कि दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें कि बीच में अगर यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं, उसके बाद जो ये हो गया फलक और इसके जस्ट विपरीत वाला फलक है, तो इन दोनों के बीच जो है अगर सामने वाला रहेगा तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं कि अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो है इसको समझते हैं कि सरल घनीय इकाई सेल वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण जो है केवल जो है वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल, ठीक है, SCC। यानी ये याद रखिएगा कि अगर ये हमारा एक क्यू है, ये अगर समझिए कि ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक में अगर यहाँ पे अगर कण धर दे, ठीक है, कोना पर अगर धर दे तो ये कितने जो है क्यूओं से स्पर्श कर सकता है। तो यहाँ पे आप तो देख रहे हैं नीचे जो 4 है, नीचे 4, लेकिन अगर इसी प्रकार से एक और क्रिस्टल ऊपर से धर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 4 8। तो याद रखिएगा कि जो कोना पर जो कण होता है वो 1/2 का यानी 8 भाग से होता है, क्या होता है, सटे होते हैं, और कणों की संख्या कितना होता है, तो 8 भागों में डिवाइड होता है, और कणों की संख्या कितना, तो 8 और 8 कट जाता है, तो इसकी परमाणु संख्या Z बराबर जो होता है, याद रखिएगा कि इसमें जो है 1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका जो है परमाणु संख्या जो है 1 होता है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कांच को अशीतल द्रव क्यों कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, कांच को अशीतल द्रव क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कांच को अशीतल द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कांच में जो है वो द्रव के समान, ठीक है, द्रव के समान जो है प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, लेकिन यह गुण जो है बहुत ही मंद गति से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बस जो पुराना है, ठीक है, बस बहुत जो पुराना बस जो है उसका कांच देखना, जो खिड़की का जो कांच होता है वो ऊपर में जो है पतला हो जाता है और नीचे जो है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। यानी हम लोग को ये पता नहीं होता है कि वो बस का जो है कांच, यानी हमको ऐसा लगता है कि कांच जो है बस का वो ऐसे ही पहले ही से ही है, लेकिन ऐसा नहीं। याद रखें उसको अधिक समय यानी लंबे समय दिनों के कारण जो है ये धीरे धीरे जो है उस पर टेम्परेचर वायुमंडलीय वातावरण के कारण है वो धीरे धीरे द्रव के समान जो प्रवाहित होकर नीचे आ जाता है, जिसके कारण जो है कांच जो है ऊपर में पतला और नीचे में मोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट